तो अब तक सीरीज में जो कुछ भी हुआ है वो काफी मिस्टीरियस और सस्पेंसफुल रहा है, लेकिन इस एपिसोड में बहुत सी मिस्ट्रीज से पर्दा उठता है जो देखने में बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, पिछले एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो देख लेना। तो चलिए इस एपिसोड को शुरू से शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम वेड को देखते हैं जो जिन के बॉयफ्रेंड राज वर्मा को अपने किसी काम के लिए हायर करने आया है। अब ये काम क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। अब यहाँ राज और वेड की बातें होती हैं जिससे हमें पता चलता है कि राज रॉयल नेवी में सबसे बेस्ट ऑफिसर है और वेड को कोई बेस्ट आदमी ही चाहिए। यहाँ पर यह भी पता चलता है कि वेड की स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस एजेंसी एक इंटरनेशनल एजेंसी है। खैर, अगले सीन में हम क्लेरेंस को देखते हैं जो ये विंजे से पूछताछ कर रहा है। अब तक क्लेरेंस को पता चल चुका है कि 1977 में एलियंस ने रेड बेस पर ये विंजे से बात की थी और एलियंस के वार्निंग देने के बावजूद भी ये विंजे ने उनके मैसेज का रिप्लाई दिया और उनसे कहा कि यहाँ पृथ्वी पर आ जाओ। क्लेरेंस को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया, आखिर क्यों इंसानों को इस पृथ्वी को खतरे में डाला। तब ये विंजे वही बात कहती है कि हम इंसान तो सब कुछ खराब कर रहे हैं और एक दिन सब कुछ मिट जाएगा और सांटी हमारी हेल्प करेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया। ये देख साफ पता चलता है कि ये विंजे की समझ में जो उसने किया वो पृथ्वी के लिए बेस्ट साबित होगा। अब यहाँ हमें दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं जिसमें ये पता चलता है कि इवांस वेरा का फादर है, लेकिन ये विंजे ने वेरा को ये कभी नहीं बताया और इवांस वेरा से पहली बार तब मिला जब वेरा अपने कॉफिन में थी, मतलब जब वो मर चुकी थी उसके फ्यूनरल वाले दिन। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो VR हेडसेट ये विंजे ने वेरा का बताकर जिन को दिया था वो दरअसल वेरा का नहीं था। ये बात ये विंजे ने झूठ बोली थी। वो इस हेडसेट को जिन को ही देना चाहती थी क्योंकि जिन बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट है। ये विंजे चाहती थी कि जिन इनकी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर इनका साथ दे। खैर, आगे क्लेरेंस कहता है कि इस पृथ्वी से भेजा गया रेडियो सिग्नल उन एलियंस के प्लेनेट पर पहुंचने के लिए 4 साल लगते हैं और उनका जवाब आने में और 4 साल। इवांस ने अपनी पूरी जिंदगी उस शिप में बिता दी और उसने एलियंस से इतने समय में कितनी ही बात कर ली होगी, क्योंकि देखा जाए इनको टोटल 8 साल लगेंगे एक बात को करने में। तो इस वजह से क्लेरेंस का सोचना है कि इवांस और वो एलियन किसी ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जो लाइट से भी ज्यादा तेज काम करती है, क्योंकि यूनिवर्स में लाइट की स्पीड सबसे तेज है और ऐसा कर पाना इम्पॉसिबल है। जिस पर ये विंजे कहती है कि ये हम इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है लेकिन सांटी के लिए नहीं। फिर ये विंजे कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि आने वाला फ्यूचर कितना अच्छा होगा। तभी क्लेरेंस कहता है कि शर्त लगा लो, जो भी होगा हम इंसानों के लिए बुरा ही होगा, क्योंकि क्लेरेंस का मानना है कि जब एडवांस टेक्नोलॉजी वाले लोग पुरानी टेक्नोलॉजी वाले लोगों से मिलते हैं तो नुकसान पुरानी टेक्नोलॉजी वालों का ही होता है, जो इस वक्त हम इंसान हैं। आखिर में जब क्लेरेंस पूछता है कि जब सांटी तुमको प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो हमने तुम्हें कैसे पकड़ लिया, तब ये विंजे कहती है कि शायद अब वो सांटी के लिए किसी काम की नहीं रही, लेकिन ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि सांटी यहाँ आ रहे हैं। देखो, देखने से तो ऐसा लगता है कि ये विंजे भी परेशान है कि आखिर सांटी ने उन्हें बचाया क्यों नहीं। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है ऑगी और जिन पर। ये दोनों अब सीक्रेट लोकेशन पर हैं, जहाँ वेड के एजेंट्स इन दोनों की सिक्योरिटी कर रहे हैं। इन दोनों की बातों से पता चलता है कि ये दोनों अब तक शॉक में हैं, क्योंकि इस सब के पीछे ये विंजे का हाथ था। यहाँ पर जिन ये भी बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड राज किसी सीक्रेट मिशन पर है जिसके बारे में जिन को कुछ भी नहीं पता है। इसके बाद हम वेड और क्लेरेंस को साथ देखते हैं। क्लेरेंस का कहना है कि इवान सांटी से हुई बातों का रिकॉर्ड उस शिप में जरूर रखता होगा और इन बातों का रिकॉर्ड हमें उन एलियंस के बारे में बहुत कुछ बता सकता है। वेड कहता है कि फिर तो हमें ये रिकॉर्ड हासिल करना होगा ताकि हमें सांटी के बारे में और जानकारी मिले, और फिर हमारे पास अभी 400 साल हैं, तो इतने टाइम में हम उस जानकारी के जरिए कुछ अच्छा प्लान बना पाएंगे जिससे सांटी को हराया जा सके। फिर क्लेरेंस कहता है कि इस शिप में लगभग 1000 लोग होंगे और उनमें बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन वेड कहता है कि ये सब लोग इंसानियत के दुश्मन हैं क्योंकि ये सांटी का साथ दे रहे हैं। ये दोनों बहुत से प्लान बनाते हैं जिससे वो रिकॉर्ड हासिल किया जाए, लेकिन फिर क्लेरेंस एक इन्फॉर्मेशन देता है कि ये शिप अगले महीने पनामा कैनाल में रुकेगा। फिर ये दोनों एक नया प्लान बनाते हैं जो हमें आगे दिखाया जाएगा। अगला सीन इस शिप का दिखाया जाता है जहाँ इवांस फीलिक्स से बात कर रहा है। बातों से ये पता चलता है कि शिप के लोग काफी डरे हुए हैं क्योंकि इनको अब तक लगता था कि सांटी इनके साथ हैं, इनको प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन पिछले एपिसोड में हुई मीटिंग में सब लोग पकड़े गए। फीलिक्स कहता है कि सांटी ने ऐसा क्यों होने दिया। फिर इवांस कहता है कि ये सांटी की मर्जी है, उन्होंने ऐसा किसी वजह से किया होगा। फिर इवांस झूठ बोलता है कि उसकी डेली लॉर्ड से बात होती है। ऐसा इवांस इसलिए कहता है ताकि यहाँ शिप में सबका भरोसा लॉर्ड पर बना रहे, जबकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लॉर्ड इंसानों को झूठा मानते हैं और तब से लॉर्ड ने इवांस की किसी बात का जवाब नहीं दिया है। फिर इवांस वापस अपने रूम में जाकर लॉर्ड से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी लॉर्ड कोई जवाब नहीं देती। इस वजह से हम इवांस के चेहरे पर एक तरह की
की टेंशन और डर को देखते हैं। फिर अगले सीन में हम क्लेरेंस को ऑगी की सीक्रेट लोकेशन में देखते हैं। क्लेरेंस ऑगी से कहता है कि उसको ऑगी की हेल्प चाहिए। वो कहता है कि ऑगी को नैनो फाइबर बनाना शुरू करना होगा। ऑगी डर जाती है और कहती है कि वो ऐसा नहीं करेगी क्योंकि वो काउंटडाउन फिर से शुरू हो जाएगा। लेकिन क्लेरेंस ऑगी को कन्विंस कर लेता है कि ये नैनो फाइबर इस मिशन और इंसानियत के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन क्लेरेंस इस मिशन से जुड़ी कोई जानकारी ऑगी को नहीं बताता। फिर ये दोनों रिसर्च सेंटर जाते हैं। ऑगी नैनो फाइबर चैम्बर ऑन करती है और हैरानी की बात थी कि ऑगी को काउंटडाउन नहीं दिख रहा था, जिससे ऑगी चैन की सांस लेती है और पूछती है कि ऐसा कैसे हुआ। फिर क्लेरेंस अंदाजा लगाता है कि शायद अब लॉर्ड इंसानों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं और शायद यही वजह है कि हम ये विंजे को गिरफ्तार कर पाए। खैर आगे हम देखते हैं कि राज ने रॉयल नेवी के कुछ स्मार्ट इंजीनियर्स को इकट्ठा किया है और वेड उन्हें कह रहा है कि आने वाले 6 दिन में उन्हें इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है। अब ये प्रोजेक्ट क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। आगे हम विल को देखते हैं जो अभी भी कैंसर से सफर कर रहा है। उसने बीच के पास एक कॉटेज बुक किया है जहाँ वो अपने आखिरी दिन बिताना चाहता है, समुंदर और खुला आसमान देखते हुए, क्योंकि उसका कैंसर अब पूरी बॉडी में फैल चुका है और वो अपने आखिरी दिन हॉस्पिटल में नहीं बिताना चाहता। कुछ देर बाद सोल जैक के लॉयर के साथ यहाँ विल से मिलने आता है। जैक का लॉयर बताता है कि जैक ने अपनी आधी प्रॉपर्टी विल के नाम कर दी है जो है 20 मिलियन पाउंड्स, और लॉयर विल के सिग्नेचर लेने आया है। लेकिन विल इस वक्त नशे में होता है तो सोल लॉयर से पेपर ले लेता है और कहता है कि जब विल को होश आएगा तब वो इससे सिग्नेचर करवा लेगा। फिर लॉयर के जाने के बाद सोल कहता है कि तुम्हें इन पैसों से अपने कैंसर का इलाज करवाना चाहिए, और शायद ये ही जैक भी चाहता था। लेकिन अब विल हार मान चुका है। वो कहता है कि उसे अपना आखिरी समय दवाइयों और इंजेक्शंस को नहीं देना है। उसके पास जितना भी टाइम है उसे यही बीच के पास बिताना है। ये बात सुन सोल विल की बात मान जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है पनामा कनाल के पास। यहाँ से इवांस का शिप गुजरने वाला है। हम देखते हैं कि वही नेवी इंजीनियर्स 2 पिलर्स लगा रहे हैं और इन पिलर्स में नैनो फाइबर का जाल बिछा हुआ है। अब नैनो फाइबर के बारे में सीरीज के शुरू में ही बता दिया गया था कि ये नैनो फाइबर इंसानी बाल से 3000 गुना पतला है, मतलब इसे इंसानी आंखें नहीं देख पाएंगी, और ये स्टील से भी ज्यादा मजबूत है, और इसलिए ही क्लेरेंस ऑगी से नैनो फाइबर बनाने को कहता है। अब पिलर्स लगाने के बाद वेड की टीम, जिसमें अब राज और ऑगी भी हैं, वो दूर बैठे शिप के आने का वेट करते हैं। कुछ देर बाद शिप आता है और यहाँ होता है सीरीज का सबसे डेडली सीन। हम देखते हैं कि शिप में बच्चे खेल रहे हैं, लोग अपने रोज के काम कर रहे हैं। शिप नैनो फाइबर से गुजरने लगता है और नैनो फाइबर की चपेट में जो भी आता है वो कई टुकड़ों में कट जाता है, अब चाहे वो इंसान हो या शिप में रखा सामान, और ये शिप खुद भी। इस वजह से शिप में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। इतना शोर सुनकर इवांस समझ जाता है कि कुछ होने वाला है। इवांस फिर एक ड्राइव उठाकर भागने लगता है, लेकिन थोड़ा दूर भागने के बाद इवांस भी नैनो फाइबर की चपेट में आकर मारा जाता है। हम देखते हैं कि ये शिप बहुत सारे टुकड़ों में बिखर गया है। इस शिप में जितने भी लोग थे सब मारे गए। वेड, राज और ऑगी ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। कुछ देर बाद इस शिप में उस ड्राइव को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है। इसी बीच ऑगी को शिप के पास एक छोटी बच्चे की कटी टांग दिखती है और ये देख ऑगी टूट जाती है। अगर आपने रिसेंटली ओपेनहाइमर फिल्म देखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त ऑगी क्या फील कर रही है। ऑगी का बनाया गया नैनो फाइबर, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये नैनो फाइबर किसी की जान ले लेगा। और यहाँ बात एक इंसान की नहीं बल्कि शिप में जितने भी लोग थे सब मारे गए थे और उसमें कई बच्चे भी थे। ऑगी को अब पछतावा हो रहा था कि उसने ये क्या कर दिया, लेकिन राज और वेड का ये मानना था कि अब हम लोग एक जंग में हैं और मौतें तो होंगी ही। खैर हमें दिखाया जाता है कि वो ड्राइव अब मिल चुकी है, मतलब ये मिशन सक्सेसफुल रहा। अब ड्राइव मिले 2 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन वेड की हैकर टीम इस ड्राइव को एनक्रिप्ट करने में नाकामयाब रहती है। उनका कहना है कि इस ड्राइव को एनक्रिप्ट करने में 3.8 ट्रिलियन साल लगेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है और अभी तक पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको एनक्रिप्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन तभी ये ड्राइव अपने आप ओपन हो जाती है और क्लेरेंस कहता है कि इसका मतलब सांटी चाहते हैं कि हम इस ड्राइव को देखें। देखने पर ड्राइव में टेक्स्ट और मीडिया फाइल्स मिलती हैं और साथ ही मिलता है 3 बॉडी सोफोन नाम की फाइल, जिसका फाइल साइज 100 पेटाबाइट से भी ज्यादा होता है, मतलब 100 मिलियन गीगाबाइट्स। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है ये विंजे की ओर। यहाँ वेड उसे बताता है कि इवांस और उसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दिया गया है। वेड ये विंजे से पूछता है कि तुम्हारे लॉर्ड ने इवांस और बाकी सबको क्यों नहीं बचाया। ये विंजे कहती है कि उसे नहीं पता, लेकिन उसे ये पता है कि सांटी आ रहे हैं और फिर वो हम सबको बचाएंगे। लेकिन वेड को पता चल चुका है कि लॉर्ड अब अपने फॉलोअर्स को क्यों नहीं बचा रहे हैं, क्योंकि वेड ने उस ड्राइव से मिली इवांस और लॉर्ड की रिकॉर्डिंग सुन ली है, जहां लॉर्ड को पता चल चुका है कि इंसान झूठे होते हैं और तब से वो अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से ये विंजे पकड़ी गई और शिप में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का खात्मा
हुआ। फिर वही रिकॉर्डिंग अब वेड ये विंजे को सुनाता है। ये विंजे रिकॉर्डिंग सुन हिल जाती है। अब सीरीज में पहली बार ये विंजे हमें डरी हुई दिखती है। मतलब ये विंजे ने पृथ्वी का फ्यूचर जैसा सोच रखा था अब वैसा तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। खैर अगले सीन में हम वेड को देखते हैं जो जिन से सीक्रेट लोकेशन में मिलने आया है। दरअसल वेड को रात से पता चला है कि जिन को हायर डायमेंशन के बारे में काफी नॉलेज है, तो वेड उसे अपने काम के लिए हायर करने आया है। यहाँ जिन शॉक है क्योंकि उसे अब तक पता नहीं था कि उसका बॉयफ्रेंड राज वेड के लिए काम कर रहा है। फिर वेड जिन को अपने हेडक्वार्टर ले जाता है और उससे ड्राइव में मिली उस सोफोन फाइल के बारे में पूछता है। फिर ये दोनों इस नतीजे पर आते हैं कि ये ड्राइव अपने आप ओपन हुई थी, तो इसका मतलब सांटी हमें कुछ बताना चाहते हैं। फिर वेड और जिन वही VR हेडसेट पहनकर गेम में एंटर करते हैं। यहाँ गेम में सोफोन इनका इंतजार कर रही थी। अब क्योंकि वेड फर्स्ट टाइम गेम में एंटर हुआ था तो वो ये सब देखकर हिल जाता है। वो सोफोन को देखकर पूछता है कि ये कौन है। जिन कहती है या तो ये गेम की AI कैरेक्टर है या फिर सांटी में से एक। वेड कहता है क्या सांटी हम जैसे दिखते हैं? सोफोन कहती है कि हम इंसानों जैसे नहीं दिखते हैं, ये रूप बस तुम्हें दिखाने के लिए है, हमारा जो असल रूप है वो तुमको पसंद नहीं आएगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि सांटी कुछ ऐसे दिखते हैं जो हम इंसानों को अजीब लगेगा, इसलिए इन्होंने गेम में इंसानी कैरेक्टर्स दिखाए हैं। खैर अब वेड पूछता है कि हमको यहाँ क्यों बुलाया है। सोफोन अब अपने प्लेनेट की कहानी बताती है जो हमें अब तक सीरीज में बताई गई है, जैसे कि इनके प्लेनेट में बार बार प्रलय आती है जिस वजह से इनको सब कुछ दोबारा से शुरू करना पड़ता है और इनका प्लेनेट किसी दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए ये लोग यहाँ आ रहे हैं ताकि पृथ्वी को अपना घर बना सकें, लेकिन इन्हें यहाँ आने में 400 साल और लगेंगे। तब तक पृथ्वी भी आगे बढ़ चुकी होगी। पृथ्वी के स्मार्ट लोग अपनी टेक्नोलॉजी को तब तक एडवांस कर लेंगे। इसे आप ऐसे समझो कि एप्पल ने रिसेंटली ही इस सीरीज के VR हेडसेट जैसा डिवाइस लगभग बना लिया है और हर साल ये डिवाइस बेहतर और रियलिस्टिक होता जाएगा। एलन मस्क इंसानी दिमाग में चिप लगा रहा है। मतलब सच में जब सांटी यहाँ पहुँचेंगे हम इंसान उनसे काफी आगे निकल जाएंगे और ऐसी टेक्नोलॉजी 400 साल बाद सांटी के लिए घातक साबित होगी। इंसान तब सांटी को हरा पाएंगे और इसी हार से बचने के लिए सांटी ने सोफोन बनाए। मैं इस सोफोन की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सोफोन दरअसल एक प्रोटॉन है जिसे सांटी ने एक सुपर कंप्यूटर में कन्वर्ट कर दिया है जिसका अपना एक दिमाग है। देखो यार साइंस मुझे इतनी नहीं पता है लेकिन एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सांटी ने एक प्रोटॉन लिया जिसका कोई भार नहीं होता है। जहाँ हम इंसान 3 डायमेंशन तक ही समझ पाते हैं लेकिन यूनिवर्स में 3 से कई ज्यादा डायमेंशंस हैं और सांटी के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जो इन डायमेंशन का यूज कर सकती है। तो इन्होंने उस प्रोटॉन के हायर डायमेंशन को खोल दिया जिससे अब ये छोटा सा प्रोटॉन इतना बड़ा साइज ले सकता है जिससे पूरी पृथ्वी ढक जाए। फिर इन्होंने इस प्रोटॉन को एक सुपर कंप्यूटर मतलब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बदल दिया जिसका अपना एक दिमाग है। इसको आप एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में दिखाए गए अल्ट्रॉन जैसा समझो जिसका खुद का अपना दिमाग होता है, जैसे आयरन मैन के जार्विस का भी है। बस फर्क इतना है कि ये एक प्रोटॉन से बनाया गया है जो इतना छोटा है जिसे कोई देख नहीं सकता है, साथ ही अपना साइज भी बदल सकता है और प्रोटॉन का कोई भार भी नहीं होता है तो उसको लाइट स्पीड देना आसान है। और सांटी ने ऐसे 4 सोफोन बनाए हैं जो 2 की जोड़ी में काम करते हैं। मतलब ये 2 सोफोन एक दूसरे से क्वांटम लेवल में जुड़े हुए हैं। सांटी के पास 2 सोफोन है और इन्हीं सोफोन के पार्टनर बाकी 2 सोफोन महीनों पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं और इन सोफोन का काम है पृथ्वी में साइंस को खत्म करना। अब क्योंकि ये सोफोन क्वांटम लेवल से जुड़े हुए हैं तो जो पृथ्वी वाले सोफोन देखते या सुनते हैं वो सांटी अपने पास वाले सोफोन से रियल टाइम में जान पाते हैं। जब ये बात हो रही होती है तब हमें पिछले एपिसोड्स के कुछ सीन दिखाए जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि एक सोफोन वेरा के पार्टिकल एक्सेलरेटर के रिजल्ट खराब कर रहा है और दूसरा पृथ्वी को ढक लेता है जिससे इंसानों को वो पहले एपिसोड वाला आसमान दिखाया गया था और यही सोफोन इंसानों को वो काउंटडाउन दिखा रहे हैं। ये भी पता चलता है कि ये सोफोन लाइट की स्पीड से काम करते हैं तो ये बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकते हैं। ये इंसानों के बारे में सब कुछ धीरे धीरे जान रहे हैं और सब कुछ देख रहे हैं। तो कहानी ये है कि सांटी ने 4 इतने छोटे सुपर कंप्यूटर बनाए हैं और उनमें से 2 पृथ्वी पर भेज दिए हैं जो हमारी जासूसी कर रहे हैं और इन सोफोन से कोई भी नहीं बच सकता है क्योंकि ये इतनी स्पीड से मूव कर सकते हैं। ये पृथ्वी को ढककर इंसान को जो चाहे वो दिखा सकते हैं, जैसे वो चमकता हुआ आसमान या काउंटडाउन या उस अनजान लड़की को CCTV फुटेज से गायब करना। ये हमारे उन साइंटिस्ट को मार रहे हैं जो कुछ बढ़िया इस दुनिया को देने वाले थे और इसी वजह से इन्होंने ऑगी को नैनो फाइबर बनाने से रोका क्योंकि वो नैनो फाइबर कितने खतरनाक साबित हो सकते हैं ये हमने सिप के डिस्ट्रक्शन के जरिए अब देख ही लिया है। इसका मतलब सांटी अपने आने से पहले इंसानों को लाचार कर देना चाहते हैं ताकि वो आराम से पृथ्वी पर कब्जा कर लें। ये सब सुन वेड और जिन डर से हेडसेट उतार देते हैं और अपने सामने मॉनिटर को ग्लिच होता देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी में इंसानों को टीवी में
हर तरह की स्क्रीन में यही दिखाया जाता है कि इंसान कीड़े हैं, यू आर बग्स। फिर ये सोफोन पृथ्वी को ढक लेते हैं और अपसाइड डाउन वाला सिनेरियो बना देते हैं, जिसे देख पूरी दुनिया हैरान हो जाती है। फिर आखिर में आसमान में एक बड़ी सी आंख दिखती है जो दुनिया भर में दिख रही थी, और यही हमें वो अनजान लड़की दिखती है जो आसमान में उस आंख को देखकर बहुत खुश हो रही थी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। जब पहले एपिसोड में हमें वो आसमान दिखाया गया था, उस आसमान के बारे में सोल अपनी थ्योरी देता है कि ये सब एक छलावा है, ऐसा रियलिटी में कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि किसी भी टेलीस्कोप में ये कैप्चर नहीं हुआ था। मतलब सोल की थ्योरी एकदम सही थी, क्योंकि रियलिटी में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। ये पूरा काम सोफोन का था। सोफोन ने पृथ्वी को ढक लिया था और वो आसमान हम इंसानों को दिखाया। और इससे ये भी साफ हो जाता है कि सोल बहुत ही इंटेलिजेंट है, जो फर्स्ट एपिसोड में वेरा ने भी कहा था। जब क्लेरेंस एवेंजर से कहता है कि इवान सांटी से बात करने के लिए किसी लाइट से भी तेज स्पीड वाली टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, तो ये बात भी सच थी और ये सोफोन के जरिए हो रहा था। देखो यार, इस सीरीज को गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स ने बनाया है, और अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स का एपिसोड रेड वेडिंग देखा है तो ये शिप वाला सीन उसी की याद दिलाता है, क्योंकि जैसा रेड वेडिंग में हुआ था ठीक वैसा कुछ यहाँ हुआ है। और ये दोनों ही सीन बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाए गए हैं। और अगर आपने 2002 की घोस्ट शिप नाम की फिल्म देखी है तो उसमें भी शिप में कुछ ऐसा ही होता है। वो सीन आप यूट्यूब पर जरूर देखना, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। एक मिस्ट्री पूरी सीरीज में बनी हुई थी कि ये एलियंस दिखते कैसे हैं। गेम में सोफोन कहती है कि हमारा जो असली रूप है वो तुमको पसंद नहीं आएगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सांटी कुछ ऐसे दिखते हैं जो हम इंसानों को अजीब लगेगा, क्या पता वो डरावने दिखते हों। और इसलिए इन्होंने गेम में इंसानी कैरेक्टर्स दिखाए, जिससे हम इंसान इनकी स्टोरी, इनके प्लेनेट की हिस्ट्री और इनसे इमोशनल रूप से कनेक्ट कर पाए। अब देखो, सांटी ने इंसानों को कीड़ा ही क्यों बोला, वो कुछ और भी बोल सकते थे। अब मुझे इसके पीछे का रीजन ये लगता है कि जब पिछले एपिसोड में लॉर्ड इवान से बात कर रही थी तो इवान्स ने अपने दुश्मनों को कीड़ा कहा था, तो वहीं से सांटी अब हम इंसानों को कीड़े की तरह देख रहे हैं, क्योंकि वो अब सारे इंसानों को एक ही नजरिए से देख रहे हैं कि इंसान झूठ बोलते हैं, ये भरोसे लायक नहीं है। तो उनके लिए कीड़ा शब्द इंसानों के लिए सही है। देखो यार, यही होता है जब आप हर इंसान को एक ही नजर से देखते हो, और फिर वो तो एलियंस हैं जो अब तक इंसानों को समझ ही नहीं पाए हैं। अब देखो, हमें कीड़ा कहा गया है, तो सोचो हम इंसान कीड़ों के साथ क्या करते हैं। हम चलते फिरते हुए ही कीड़ों को मार डालते हैं। तो अब सांटी का भी यही प्लान है, इंसानों का खात्मा। और आखिर में आसमान में उस बड़ी आंख को दिखाने का मतलब ये था कि सांटी चाहते हैं कि इंसान अब अपने आने वाला समय डर और टेंशन वाले माहौल में बिताएं, ताकि जब इंसान डर और टेंशन में रहेंगे तो वो कुछ भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और आप खुद ही सोचो कि कोविड पैंडेमिक के टाइम पर कितना डर का माहौल था, और अगर आज आसमान में एक बड़ी सी आंख दिख जाएगी तो क्या ही होगा। साथ ही आंख का ये भी मतलब हो सकता है कि सांटी पृथ्वी में हो रहा सब कुछ देख सकते हैं, और यही वो इंसानों को बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि इस सीरीज को कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है। सोचो, नैनो फाइबर के बारे में हमें पहले एपिसोड से ही बताना शुरू कर दिया था, क्योंकि नैनो फाइबर का इस एपिसोड में इतना बड़ा रोल होने वाला था। और मैंने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इस एपिसोड में मुझे इस लेवल का डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। एक शिप डूबा था टाइटैनिक फिल्म में, और अब मेरे लिए दूसरा ये वाला बन गया है, जो काफी लंबे समय तक मुझे याद रहने वाला है। अब देखा जाए तो ये बेस्ट एपिसोड था इस सीरीज का। तो ये था एपिसोड 5 का एक्सप्लेनेशन प्लस रिकैप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप अब तक देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करिए। मैं सुनाई दूंगा आपको अगले एपिसोड में। हैप्पी वॉचिंग।